हाय देयर, ये ECU 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 14th लेक्चर है। इसका टाइटल है प्रोड्यूसर बिहेवियर प्रोडक्शन साइड एनालिसिस कंटिन्यूड। इसमें सबसे पहले है टू थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन। दो थ्योरीज हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी। शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, इसमें क्या होता है कि एक फैक्टर फिक्स रहता है और बाकी दूसरे फैक्टर वेरिएबल हैं, यानी कि वेरी करते हैं, उनमें जाहिर बात है वो फिक्स नहीं रहते। लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी में तमाम के तमाम फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल हैं, वेरी करते हैं। एक फर्म जो है वो सामना करती है तीन डिसीशंस का, जैसे कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, लोकेशन, साइज ऑफ इंडस्ट्री एंड द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स है। द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटेटिव चेंज आता है जो फर्म का या इंडस्ट्री का आउटपुट होता है वो, और वो इस वजह से आता है कि प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है जितने भी इनपुट होते हैं उन तमाम के अंदर। स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट तीनों हो सकते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है कि कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है जितने सेम इनपुट सेम आउटपुट, एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मोर इनपुट से लेस आउटपुट होता है। रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर, अब ये दोनों लॉज एक्सप्लेन करते हैं इनपुट और आउटपुट, इन दोनों के दरमियान रिलेशंस, कि इनपुट से हमें क्या मिल रहा है, कितने इनपुट से कितना आउटपुट मिल रहा था, इन दोनों के दरमियान रिलेशंस जो है वो शो करते हैं ये दोनों। रिटर्न टू स्केल जो है वो लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन से रिलेट करता है, जो रिटर्न टू स्केल फैक्टर है वो शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन से रिलेट करता है। रिटर्न टू स्केल जो है रिटर्न टू स्केल लॉन्ग टर्म के लिए है और रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट टर्म के लिए है। नाउ द लोकेशन साइज ऑफ डिसीजन। लोकेशन डिसीजन डिपेंड करता है दोनों के ऊपर। जो रॉ मटेरियल सप्लायर है उसकी लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है और जो मार्केट की लोकेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। The size of an industry can lead to external economies and diseconomies of scale. इंडस्ट्री के साइज से एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर भी फर्क पड़ता है। नाउ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? जब कभी भी ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो है उसके अंदर कमी आ जाती है। दो तरह की इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं। एक तो एक्सटर्नल होती है जो कि आपको पहले पीछे भी बताया गया था, वो डिपेंड करती है इंडस्ट्री के साइज के ऊपर, फर्म के साइज के ऊपर नहीं। और एक होती है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो कि फर्म के साइज के ऊपर डिपेंड करती है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक फर्म हासिल करती है बेनिफिट दूसरी फर्म के एक्शन से सेम इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? ये तब होता है जब एक कंपनी या बिजनेस इस हद तक बढ़ जाता है, उसका साइज इस हद तक बढ़ जाता है कि कॉस्ट पर यूनिट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि जब शुरू में साइज बढ़ रहा होता है तो कॉस्ट पर यूनिट तो गिरती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि इस हद तक साइज बढ़ जाता है कि उल्टा जो है वो नुकसान होना शुरू हो जाता है, कॉस्ट पर यूनिट में इजाफा होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद है फिर दी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स से मुराद क्या होता है? लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक फर्म जो है वो प्रोड्यूस करती है आउटपुट की एक खास क्वांटिटी को लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट के साथ, और इसमें जो है वो कॉम्बिनेशन जो होता है इनपुट का, एक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करती है फर्म जहां पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो कि लास्ट डॉलर स्पेंड होता है तमाम इनपुट के ऊपर उसकी बराबर होता है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो होगी लास्ट डॉलर स्पेंड तमाम इनपुट के ऊपर वो बराबर होगा। सो वही चीज़ दिखाई गई है फार्मूले के अंदर के मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल बराबर है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय लेबर के। सपोज अगर ये बराबर ना हो तो इट वुड बी पॉसिबल टू रिड्यूस किया जाएगा, पॉसिबल होगा कि रिड्यूस किया जाए पर यूनिट कॉस्ट, सॉरी पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इनपुट यूज करते हुए डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो लेबर का और कैपिटल का। और सपोज करें कि लेबर का ज्यादा है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू कैपिटल के। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसे सिचुएशन में ज्यादा लेबर का इस्तेमाल किया जाएगा एज कम्पेयर टू कैपिटल, क्योंकि फर्म जो है वो हासिल कर रही है ग्रेटर फिजिकल रिटर्न। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लेबर जो है उनका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि डिमिनिशिंग जो है वो रिटर्न मिले लेबर का, और जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होगी लेबर की वो गिर जाएगी। और
कम कैपिटल का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कैपिटल की जो है वो इजाफा हो। सो लेबर की गिरेगी और जब कैपिटल का इजाफा होगा तो इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल बराबर होगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर के। तो ये था लेसन नंबर 14। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए और इस स्लाइड को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।